गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा ट्यूटोरियल का जो टॉपिक है वो है वित्तीय विश्लेषण। वित्तीय विश्लेषण के अंदर हम अध्ययन करेंगे वित्तीय विवरण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनके उद्देश्य क्या होते हैं, इनकी क्या क्या सीमाएं हैं, इन चीज़ों का। तो फाइनेंशियल एनालिसिस और फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर हम देख रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं? एक तरह से वित्तीय जो विवरण है यानी वित्त से संबंधित जो स्टेटमेंट हमारे पास हैं, यानी एक तरह से आय व्यय के विवरण या आय व्यय के खातों को हम क्या कह सकते हैं साधारण भाषा में कि ये वित्तीय विवरण है। धीरे धीरे इनकी विचारधाराएं बदलती गई, इनके अंदर अलग अलग विवरण को शामिल किया जाने लगा। हेनरी फ्योल ने वित्तीय विवरण के बारे में एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि वित्तीय विवरण किसी भी उपक्रम की आंखें होती है। यानी हमें किसी भी जो उपक्रम है, इंस्टीट्यूट है, जो यूनिट चल रही है, उसको अगर देखना है तो उसकी आंखें क्या है? विवरण, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आपके, वो उसकी आंखें होती हैं। यानी एक तरह से आवश्यक वित्तीय सूचनाओं का वर्णन ही क्या होता है? आपका वित्तीय विवरण कहलाता है। वित्तीय विवरण में स्टार्टिंग में सिर्फ क्या शामिल किया जाता था कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट हम जो स्टार्टिंग वाली क्लासों में हम देखते हैं तो इन्हीं को क्या किया जाता था, शामिल किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे आधुनिक विचारधारा का विकास होने लगा तो उसके अंदर वित्तीय विवरणों का भी विकास का दौर आया। इसके अंदर बैलेंस शीट और लाभ हानि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके साथ साथ आपका फंड फ्लो, कैश फ्लो, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, करंट अकाउंटिंग, कोई वैल्यू एडिशन अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग, इन सब को क्या किया शामिल किया जाने लगा। तो आज के लेक्चर में हम इन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं कि वित्तीय विवरण के उद्देश्य जो है वो क्या है। तो एक तरह से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो उपयोगकर्ता की दृष्टि से वो क्या रखेंगे? महत्व रखते हैं। यानी कौन इसको बना रहा है, तो उपयोगकर्ता की आवश्यकता की पूर्ति हेतु आवश्यक सूचनाएं प्रदान करना ही इसका क्या होता है? मुख्य उद्देश्य होता है। जैसे बैलेंस शीट है तो वो क्या सूचना देगा? जो उसके एसेट्स और लायबिलिटीज हैं उनके बारे में। P&L है तो वो लाभ हानि के बारे में। यानी उपयोगकर्ता की दृष्टि से उसको आवश्यक सूचनाएं ये क्या करते हैं? उपलब्ध करवाते हैं। यही इनका क्या होता है? प्रमुख उद्देश्य होता है। एक तरह से आवश्यक सूचनाएं देंगे, लाभार्जन शक्ति का भावी अनुमान लगाते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं। इसी तरीके से जो संभावित संसाधन है एक उपक्रम के, उनके संबंध में हमें क्या देते हैं? आवश्यक सूचनाएं देते हैं। विनियोजक या लेनदार है उनके लिए अनिश्चितता के संबंध में भावी रोकड़ प्रवाह है उनके अनुमान लगाते हैं, उनकी तुलना करते हैं, मूल्यांकन करके आवश्यक सूचनाएं क्या करते हैं? उपलब्ध करवाते हैं। नेक्स्ट इसका उद्देश्य जो है वो है लाभार्जन शक्ति में भावी अनुमान लगाना, जो लाभार्जन शक्ति अभी है उसका मूल्यांकन करना, उसके बारे में बताना। और अगला जो इसका उद्देश्य है वो है वित्तीय पूर्वानुमान उपलब्ध करवाना। तो हम कह सकते हैं कि जो मुख्य इसका उद्देश्य है वो क्या है? वित्त से संबंधित सूचनाएं उपयोगकर्ता को उपलब्ध करवाना। वित्तीय विवरण या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मुख्य ऑब्जेक्ट होता है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रमुख वित्तीय विवरण है। धीरे धीरे विषय विकासशील है, इसमें भी नई चीज़ें जुड़ते जा रही है, लेकिन मुख्य रूप से जो है वो आपका वित्तीय विवरण के अंदर आपका बैलेंस शीट आता है, दूसरा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या हम कह सकते हैं इनकम स्टेटमेंट, नेक्स्ट आपका आता है फंड फ्लो स्टेटमेंट, फिर आपका आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये जो चार मुख्य रूप से आपके वित्तीय विवरण होते हैं। कुछ संस्थाओं के अंदर सोशल अकाउंटिंग जो है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इनको भी शामिल किया जाता है। मुख्य रूप से आपके ये चार होते हैं। तो ये हैं आपके मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि पहला आपका बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट जो है वो एक क्या होता है? एक निश्चित समय पर एक जो चालू आपका व्यवसाय है उसकी वित्तीय स्थिति का क्या होता है? चित्र होता है। ये क्या है? एक निश्चित अवधि से होता है, तिथि को बनाया जाता है। एक निश्चित तिथि को एक निश्चित अवधि के लिए बनाया जाता है और एक निश्चित तिथि पर हमें उस तिथि से संबंधित सूचना क्या करता है? उपलब्ध करवाता है। पहले आपका ये क्या था? बैलेंस शीट एक अकाउंटिंग फॉर्म में तैयार की जाती थी, लेकिन कंपनी अधिनियम के अंदर संशोधन होने के बाद में एक जो आपका संशोधन किया गया और अनुसूची 6 में इसके फॉर्मेट को चेंज किया गया है।
तो जो बैलेंस शीट आपकी जो है उसे क्या किया जाने लगा है कि अकाउंट फॉर्म की बजाय इसको एक वर्टिकल फॉर्म में या एक प्रतिवेदन या एक रिपोर्ट के रूप में इसको बनाया जाने लगा है। पहले ये अकाउंटिंग फॉर्म में था, एक साइड हम दायित्व दिखाते थे, एक साइड हम एसेट्स दिखाते थे, और अकाउंटिंग फॉर्म में इसको बैलेंस शीट को तैयार किया जाता था। लेकिन वर्तमान में इसको कैसे तैयार किया जाने लगा, एक प्रतिवेदन या रिपोर्ट के रूप में इसको तैयार किया जाने लगा है, और ये वर्टिकल फॉर्म भी इसको बोला जाता है, जिसके अंदर चीज़ें आपकी वही है, कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट में कहीं भी कोई चेंजेस नहीं किए गए, सिर्फ इसका जो बनाने का फॉर्मेट है उसको क्या किया गया, अनुसूचित 6 के अनुसार इसको संशोधित करके वर्टिकल फॉर्म में और प्रतिवेदन के रूप में इसको प्रस्तुत किया जाने लगा। इसके अंदर स्टार्टिंग में हम सोर्स ऑफ फंड दिखाते हैं। सोर्स ऑफ फंड के अंदर आप जो शेयर कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस है, या अपने लोन वगैरह से जो प्राप्त किया है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, ये चीज़ें आ जाती है। सबसे पहले हमने दिखाया बैलेंस शीट के अंदर सोर्स ऑफ फंड, उसके बाद में हम दिखाएंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड, जिसके अंदर हम पहले किसको दिखाएंगे, फिक्स्ड एसेट्स, उसके बाद में करंट एसेट्स को दिखाया जाता है। इसी तरह से लास्ट में मिसलेनियस एक्सपेंसेस वगैरह या कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है तो उसको लिख सकते हैं। हालांकि ये चीज़ें आपने डिटेल के अंदर जो आपका अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है उसके अंदर आपने अध्ययन कर रखी है, यहाँ हम इसका एक बार मोटा मोटा आइडिया ले लेते हैं। तो ये था आपका बैलेंस शीट के बारे में, जो प्रमुख वित्तीय विवरण होता है। दूसरा आपका आता है इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट को भी क्या है, पहले हम अकाउंटिंग फॉर्म में करते हैं, लेकिन वर्तमान में इसको भी संशोधित रूप में स्टेटमेंट के रूप में ही तैयार किया जाता है। इसको इनकम स्टेटमेंट भी बोला जाता है, या हम इसको कह सकते हैं कि आय विवरण भी कह सकते हैं, आदि के विवरण कह सकते हैं, आदि अनेक नामों से ये प्रचलित हैं इसके नाम। लाभ हानि खाता एक निश्चित अवधि पर जो आपके व्यवहार हैं उसका एक सारांश होता है, जिसमें जितनी आपकी रिसिप्ट्स हैं और जितने आपके एक्सपेंडिचर हैं उसके आधार पर आपकी जो शुद्ध आय है उसका जो विभिन्न अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनके आधार पे उसको व्यवस्थित ढंग से क्या करता है, वो प्रदर्शित करता है। पहले हम क्या करते थे कि नाम पक्ष जो था आपका उसमें सभी व्ययों को दिखाया जाता था, जितने भी आपके व्यय हैं या हानि है, तथा जमा पक्ष की ओर आप क्या दिखाते थे, लाभ को और आय को प्रदर्शित किया जाता था। लेकिन वर्तमान में इसको भी चेंज करके क्या किया गया, अकाउंटिंग फॉर्म के अंदर नए दिखाकर इसको एक स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर, वर्टिकल फॉर्म के अंदर दिखाया जाता है, जिसमें स्टार्टिंग में हम रेवेन्यू दिखाते हैं, फिर हम एक्सपेंसेस दिखाते हैं, और आपका लास्ट में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी आपके क्वेश्चन के आधार पे जो निकल के आता है उसको दिखाया जाता है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपकी किस रूप में तैयार की जाने लगी है, अकाउंटिंग फॉर्म की बजाय इसको एक स्टेटमेंट के रूप में तैयार किया जाने लगा है। नेक्स्ट आपका आता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट या कोष प्रवाह विवरण, ये क्या होता है, एक निश्चित टाइम पीरियड के अंदर जो कार्यशील पूंजी में जो परिवर्तन होता है उसको अध्ययन करने के लिए क्या बनाया जाता है, आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। यानी आपके फंड कहाँ से आए और आपके फंड कहाँ यूज हुए हैं, कोषों के स्रोत और कोषों के उपयोग का वर्णन किया जाता है। यानी सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ जो आपके फंड है उसके आधार पर इसको बनाया जाता है। यानी एक मेन रूप से एक कार्यशील पूंजी में परिवर्तन को क्या करता है, दर्शाता है। ये आपका अलग से एक पूरा चैप्टर है फंड फ्लो का भी और कैश फ्लो का भी, इसके अंदर हम उसकी डिटेल स्टडी करेंगे। यहाँ सिर्फ हम इतना ही देखेंगे कि फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। नेक्स्ट आपका आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फंड फ्लो की तरह कैश फ्लो स्टेटमेंट है जो कि सिर्फ रोकड़ प्रवाह को दर्शाता है कि रोकड़ी लेन देन आपकी कितने वजह से रोकड़ प्रभावित आपकी हो रही है। इसके अंदर भी विभिन्न कोषों जो रोकड़ उसके स्रोत और उसके उपयोग का क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, जिनको आधार पर रोकड़ में चेंजेस हो रहे हैं। नेक्स्ट आपका आता है मूल्य संवर्धन अकाउंट या वैल्यू एडेड स्टेटमेंट्स। इसमें क्या होता है कि कच्चे माल उससे आप उसको रेडी माल बनाते हैं तो उसमें क्या होती है, उसकी वैल्यू ऐड होती है। तो उपयोगिता वृद्धि से क्या होता है, मूल्य संवर्धन होता है, तो उसको इसके अंदर क्या किया जाता है, देखा जाता है। फिर आपका आता है मूल्य संवर्धन के बाद मानव संसाधन लेखांकन, जिसके अंदर क्या करते हैं हम कि जो आपके ह्यूमन रिसोर्स जितने हैं उसकी अकाउंटिंग की जाती है कि उनका बेहतर तरीके से एक संस्था के लिए कैसे उपयोग किया जा सकता है। फिर आपका आता है सोशल बैलेंस शीट या सामाजिक चिट्ठा। इसी तरह आपका सामाजिक आय विवरण और सामाजिक लागत आय विवरण होता है। ये क्या करते हैं, एक तरह से सोशल अकाउंटिंग करते हैं कि हमने जो इंस्टीट्यूट हम जो चला रहे हैं उसका हम समाज से कितना यूज़ कर रहे हैं और उसका समाज के लिए क्या योगदान है। यानी समाज को प्रदान किए गए विभिन्न लाभों एवं सुविधाओं तथा संस्था की विद्यमानता के कारण समाज द्वारा वहन की गई विभिन्न लागतों और हानियों का इन दोनों में क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है। मोस्टली जो गवर्नमेंट योजनाएं वगैरह जो होती हैं उसका उनका भी क्या किया जाता है, सोशल अकाउंटिंग की जाती है। तो ये थे आपके प्रमुख वित्तीय विवरण। अब हम देखते हैं कि वित्तीय विवरणों की
प्रकृति या इनका नेचर कैसे होता है। तो इनके अंदर क्या किया जाता है कि आपको एक रिकॉर्ड्स फैक्ट रखने पड़ेंगे, यानी लिपिबद्ध तथ्य रखने पड़ेंगे। आप जो चीज़ मॉनेटरी के अंदर जिसकी आप वैल्यू नहीं कर सकते या जिसकी प्रॉपर जिसका व्यवहार नहीं किया, अकाउंटिंग नहीं है, उनको शामिल नहीं किया जाता है। एक लिपिबद्ध तथ्य रिकॉर्डेड फैक्ट से ही शामिल किए जाते हैं। दूसरा आपका आता है इसके अंदर अकाउंटिंग जो प्रथाएं होती है आपकी, जितने भी इसके कन्वेंशंस जो हैं अकाउंटिंग, वो अपने क्या करता है एक निश्चित प्रथाओं के आधार पे ये काम करता है। उदाहरण के लिए जैसे कि कम मूल्य की वस्तुओं को, जैसे करें अपन स्टेशनरी बल्ब आदि होते हैं जो वर्ष के अंदर सारे आते हैं, इनको क्या किया जाता है कि अलग से इनका नहीं किया जाता, बल्कि इनको खर्चे के रूप में मान लिया जाता है। एक स्टैंडर्ड माना गया कैसे करना है। एसेट्स वगैरह उसका संपत्ति के अंदर सम्मिलित किया जाएगा, बड़ी रेट की ज़्यादा महंगी चीज़ों संपत्ति में शामिल किया जाएगा। तो ये क्या करेंगे, एक जैसे मूल्यह्रास की रीति का चुनाव कौन सा करना है, हमें कौन सा मेथड लगाना है, तो ये सारी कुछ प्रथाओं के आधार पर ही जो आपके स्टेटमेंट आते हैं उनको मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट आपका इसके अंदर आता है कि स्वयं सिद्धियाँ या होते नहीं विवरण जो होते हैं वो लेखापाल कुछ स्वयं सिद्ध मान के चलता है कि उन पे सत्यता पर संदेह, हर चीज़ पर संदेह नहीं कर सकते। जो जिन चीज़ों का मुद्रा के मूल्य में मान के चलते हैं और उनका वैल्यूएशन करें तो ज़्यादा संदेह की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। हालांकि ऑडिट वगैरह इनकी करवाई जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये एक रखवाली वाले कुत्ते की तरह काम करना होता है, ना कि जैसा कि ऑडिटिंग में कहा जाता है, न कि काटने वाले कुत्ते की तरह। इसी तरह इसके नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत निर्णय या पर्सनल जजमेंट्स जो होते हैं, तो लेखापाल व्यक्तिगत निर्णयों का भी इस पर क्या करता है, अकाउंटिंग जो आपकी स्टेटमेंट होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उन पर इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि स्टॉक का मूल्यांकन या बाजार का कोई संपत्ति का मूल्यांकन करना है, लिफो मेथड यूज़ करना है, फीफो मेथड यूज़ करना है, तो ये उस संस्था पे और उसके खुद के व्यक्तिगत जो लेखापाल है उसके निर्णयों पर भी निर्णय करता है कि आप कौन सी विधि से इनको रखना चाहते हैं। फिर आपका आता है अकाउंटिंग कंसेप्ट, लेखांकन की अवधारणाएं। तो अकाउंटिंग है जो, हालांकि आपने ये चीज़ें पढ़ रखी है बीएसटी के अंदर कि उनके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसके आधार पे इनको चलाया जाता है। जैसे कि हम उन्हीं का लेखा करेंगे जिसको मुद्रा में मापा जा सकता है, यानी मुद्रा मापन की अवधारणा होगी। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, डबल एंट्री सिस्टम जैसे हम लेके चलते हैं कि एक कोई भी व्यवहार है उसके दो खाते प्रभावित होते हैं, तो ये हर चीज़ें क्या होती हैं, एक अपने स्टैंडर्ड्स लेके चलती हैं। तो ये इनकी क्या है, नेचर है। फिर आपका आता है वित्तीय विवरणों के आवश्यक गुण, यानी एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी हम किसको कहेंगे कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, यानी मिनिमम इतनी उसके अंदर क्या होनी चाहिए, गुण होने ही चाहिए। जैसे कि वो क्या होना चाहिए, कंप्लीटनेस होनी चाहिए, उसके अंदर पूर्णता होनी चाहिए, रिविलेंस होनी चाहिए, उसी टाइम पीरियड से क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए उसका। हमें आज का डेटा चाहिए 2020 के, तो हमारे लिए 1950 की सूचना का कोई औचित्य नहीं है। कोई ऐसी सूचना भी नहीं होनी चाहिए जो हमसे छूट गई हो और अनावश्यक तथ्य भी उसके अंदर शामिल ना किए गए हों। फिर आपकी स्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, यानी बोधगम्यता होनी चाहिए। आपने जो चीज़ें तैयार की है वो समझ में आनी चाहिए और आसानी से पठनीय होनी चाहिए। फिर आपका आता है कि उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, यथार्थता या होनी चाहिए उसके अंदर, वर्तमान स्थिति का और भविष्य का आदि से संबंधित होकर वो एक कानूनी रूप से सही सूचना देने वाला होना चाहिए। फिर आपका आता है कि इसकी अगला जो आवश्यक गुण है वह तुलनात्मकता या कंपेरेबिलिटी, यानी वित्तीय विवरण ऐसे होने चाहिए कि हम उनको क्रॉस चेक कर सकें, उनसे तुलना कर सकें। एक एंट्री है तो दूसरी एंट्री कहाँ पर रखी गई है, वो क्या होना चाहिए, कंपेरेबल होने चाहिए। फिर इसका आपका आता है कि शीघ्रता इसमें होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए। इसका सबसे मेन गुण होता है कि अकाउंट जो होने चाहिए वो फैक्ट्स पे आधारित और सत्य होने चाहिए, बिल्कुल विश्वसनीय होने चाहिए। और लास्ट इसकी जो है वो आता है आपका इसकी विश्लेषणात्मकता, यानी एनालिटिकल होने चाहिए, यानी वित्तीय विवरण जो है वो विश्लेषण योग्य होने चाहिए। किसी भी तथ्य को प्रकट करने वाले नहीं होने चाहिए कि जो शामिल ही नहीं है उसके अंदर, ऐसे को हमने लिख दिया, ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। बल्कि ये कारणों को भी क्या करना चाहिए, व्यक्त करने वाले होने चाहिए। सिर्फ एक ऐसा नहीं कि फैक्ट दे दिया खाली, अब उसको हम देखना चाहें, क्रॉस चेक करना चाहें तो उसका कोई रिकॉर्ड्स ही नहीं है, ऐसा नहीं। हम किसी भी चीज़ को क्रॉस चेक कर सकें, वो क्या होना चाहिए, एनालिटिकल होना चाहिए। फिर आपका आता है कि वित्तीय विवरणों की सीमाएं क्या क्या है। ये तो थे इसकी आवश्यक गुण, इसकी विशेषताएं, ये चीज़ें होगी। तो अब आता है इसकी सीमाएं क्या है। तो पहला इसके अंदर आपका आता है कि लैक ऑफ प्रेसिजन, यानी सूक्ष्मता का अभाव होता है। वित्तीय विवरण जो होते हैं वो तथ्यों में बहुत अधिक सूक्ष्म नहीं होते, क्योंकि इनकी विषय सामग्री ऐसे मामलों से संबंधित होती है जिसमें सूक्ष्मता के साथ हर चीज़ को व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये एक मोटे रूप से क्या करते हैं, इंस्टीट्यूट के फाइनेंशियल जो उसकी कंडीशन है उसको व्यक्त करते हैं। दूसरी इसकी जो कमी है वो क्या है कि गैर मौद्रिक तथ्यों को समावेश नहीं करता है। हमने शुरू में ही बोला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ जो मॉनेटरी आपके लेन देन है उन्हीं को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। यानी ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं ये किसको इंक्लूड नहीं करते, नॉन मॉनेटरी आइटम्स जो होते हैं उनको इंक्लूड नहीं करते हैं।
तो ये सिर्फ हमें किस स्थिति को दिखाते हैं, सिर्फ मॉनेटरी कंडीशन को ही दिखाते हैं। फिर इसकी जो अगली कमी है वो है कि ऐतिहासिक प्रलेख या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, यानी एक पास्ट की जो एक एक्टिविटी है उसका रिकॉर्ड्स होते हैं, यानी भूतकालिक घटनाओं पर ये आधारित होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कि ऊपरी दिखावे, विंडो ड्रेसिंग। कभी कभी क्या किया जाता है कि जो लेखापाल होता है वो स्थिति को सही दर्शाने के लिए विंडो ड्रेसिंग जिसको बोला जाता है कि वो आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर प्रवेश करते हैं, जबकि वास्तव में फाइनेंशियल कंडीशन वैसी नहीं होती है। जैसे कि आप पीछे के जो कुछ घोटाले हुए थे शेयर मार्केट के ले लो या अदर जो इंस्टीट्यूट है उनके लो, तो उसमें क्या किया जाता है कि जो लेखापाल होता है उनके द्वारा उस जो स्थिति विवरण के अंदर वास्तविक स्थिति को न दिखाकर संस्था की एक आदर्श स्थिति या बढ़ा चढ़ाकर उनको पेश किया जाता है। तो ये इसकी क्या है, प्रमुख ड्रॉबैक्स है। फिर आपका आता है कि अंतरिम प्रतिवेदन। अंतरिम प्रतिवेदन वो होते हैं जो कि बीच में तैयार किए जाते हैं। तो कभी कभी अकाउंट्स बीच में तैयार कर जाते हैं तो वास्तविक स्थिति तो हमें पूरे बिजनेस की मालूम चलती है, तो ये क्या होता है, अंतरिम प्रतिवेदन होते हैं वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से अगली जो इसकी कमी है वो है मूल्य परिवर्तन को न दर्शाना। ये क्या करता है कि जो प्राइस लेवल चेंजेस आते हैं उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता है। जो आंकड़े हैं जिस दिन ये व्यवहार हुआ उसी को दर्शाता है, उसके बाद में रुपए की वैल्यू में कितने चेंजेस हो गई तेजी या मंदी के कारण, या इंटरनेशनल मार्केट में चेंज होने के कारण, हमारे रुपए की वैल्यू चेंज होने के कारण, वो वास्तविक स्थिति को दर्शाने की बजाय जो एक एंट्री कर देगी उसी को क्या करता है, ये प्रेजेंट करता है। और लास्ट जो इसकी कमी है वो है व्यक्तिगत पक्षपात एवं ज्ञान से प्रभावित। जो आपको बताया गया पहले भी टॉपिक के अंदर, इसकी अकाउंटिंग जो करता है फाइनेंशियल की जो लेखापाल है, तो उसके खुद के भी कुछ क्या होते हैं, वो मान के चलता है, अपने एक आदर्श लेके चलता है। तो अगर वो पक्षपातपूर्ण या बाइस्ड होंगे तो वो अकाउंट भी क्या होंगे, सही नहीं होंगे, और पक्षपातपूर्ण सूचना में क्या मिलेगी, संस्था के बारे में मिलेगी। तो ये था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में आपका चैप्टर। थैंक यू।